नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। आज बात करेंगे सोने के भावों की। पिछली दिवाली से अब दिवाली तक हमने अच्छी खासी बढ़त यहां पर भावों में आते हुए देखी है, लेकिन इस बार किस तरह की चमक है जानेंगे अपने गेस्ट से। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर कुछ सपोर्ट अब यहां पर चीन से आता हुआ नजर आया है। ज्यादातर मेटल्स जो पिछले हफ्ते गिरकर कारोबार कर रहे थे, सोमवार की शुरुआत भी वीक हुई थी, लेकिन आज पिछले 24 घंटों में हल्की सी बढ़त यहां पर सभी मेटल्स में देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे बासमती एक्सपोर्ट्स को मिली राहत की, जहां पर अब भाव 1200 से घटाकर 950 कर दिया गया है। कितना फायदा है इंडस्ट्री को, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा से भी करेंगे बात। और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे चमन लाल सेतिया, एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर विजय सेतिया। उनसे जानेंगे कि चावल को लेकर अब इंडस्ट्री के बारे में क्या राय है। लेकिन शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं। संयम हमारे साथ हैं। संयम, बहुत शुभकामनाएं आपको फेस्टिवल सीजन की। काफी बढ़िया काम इस बार अक्रॉस कंट्री होता हुआ नजर आया है जहां तक फेस्टिविटीज की बात है, और गोल्ड फेस्टिवल जो आपने यहां पर जारी किया है। जानना चाहेंगे किस तरह दशहरा नवरात्रि की सेल्स अब तक रही, और अब क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जाकर दिवाली धनतेरस की खरीदारी की। देखिए, गोल्ड हमने देखा कि $150 की तेजी आई और $1983 के आसपास, 60,500 के आसपास एमसीएक्स है। सो उससे क्या हुआ है कि कस्टमर के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी और जनरेट हुआ है कि सोना जो नीचे घटा था वो वापस ऊपर आ गया है। अभी हमने देखा कि ग्राउंड के ऊपर जो अटैक होना था इजराइल और हमास के बीच में, वो भी थोड़ा डिले होने से सोने के भाव थोड़े से $15 से $20 अभी नीचे आए हैं, जिस वजह से जो दशहरा था ये अभी न्यू नॉर्मल है। पिछले 2-3 साल से ऐसे ही दशहरा जा रहा है और रेट्स भी लोगों को एक्सेप्टेबल हो गए, जिस वजह से दशहरा अच्छा गया है। नवरात्रि भी अच्छा गया है और आने वाले टाइम के अंदर जो दिवाली का टाइम आएगा उसके अंदर भी बाइंग अच्छी हुई है। एक सरप्राइज ट्रेंड देखने को मिला कि जब ये श्राद्ध थे, श्राद्ध के अंदर भी जितने भी कंज्यूमर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की, अपनी ज्वेलरी को बुक किया और फिर नवरात्रि और दशहरा के टाइम पर ये डिलीवरी उठाई है। सो पिछले साल के मुकाबले उसी टाइप का रहा, 2 से 3% की ही ज्यादा बाइंग हुई है पिछले साल से। लेकिन जो हमने एक्सपेक्ट किया था 10 to 15% वैसा नहीं हुआ, क्योंकि रेट्स अचानक से इतने बढ़ गए तो थोड़े से कस्टमर्स उस टाइम पर रुक गए। जो लेकिन $15 $20 भी भाव घटने से कल से भी आज भी परसों भी ग्राहकी अच्छी रहेगी। संयम, अगर पिछले दशहरा की बात करें तो भाव 51,500 के आसपास थे, इस बार 60,500 के आसपास है, यानी कि 9,000 का तो क्लियर प्रॉफिट। अगर आपने पिछले दशहरा में सोना खरीदा होता तो आपके पास ऑलरेडी होता। इस साल की खरीदारी की अगर बात की जाए तो माना यही जा रहा है कि अगले साल में 70s में यहाँ पर 68,000 तो काफी लोगों का व्यू ऑलरेडी है। 70,000 की भी बातें हमने कुछ लोगों से आते हुए सुनी है कि अगले दशहरा दिवाली तक इस तरह के भाव रह सकते हैं। क्या लोगों के दिमाग में जब वो खरीदारी कर रहे हैं इस तरह का इन्वेस्टमेंट क्यों भी है? देखिए, सोना कभी बोला जा नहीं सकता कि सोना सस्ता हो गया यानी सोना नीचे भाव में मिल रहा है। हमेशा सोने के अंदर 8 to 10% की बढ़त रहती है। सो लोगों के माइंड के अंदर भी ये बात बैठ गई है कि आज अगर सोना खरीदेंगे तो उन्हें 6 महीने के अंदर 64-65,000 के भाव दिखेंगे और उसके बाद अगले साल तक 68 to 70,000 के भाव दिखेंगे। जिस वजह से जो अभी दिवाली के बाद जो वेडिंग सीजन आ रहा है उसकी बाइंग भी अभी से ही चालू हो गई है, और बाइंग करने से कस्टमर को कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो चुका है कि ये बाइंग से आगे आने वाले टाइम में सोना सुरक्षा के लिए और बेनिफिट ही आगे आगे जाके एंड कंज्यूमर्स को देके जाएगा। ओके। अच्छा संयम, एक चीज और, अब तक के जो बाइंग ट्रेंड्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रहे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 15% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले, आप क्योंकि आपने कहा कि वेडिंग बुकिंग्स भी आना शुरू हुई हैं, धनतेरस दिवाली भी है, तो कितनी ग्रोथ अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनिशियल ट्रेंड्स को देखते हुए? और एक चीज और, अब तक जो बाइंग हुई है वो सब नई बाइंग हुई है या पुराने गोल्ड के बदले भी लोगों ने बदली की है, ज्वेलरी ली है? देखिए, 25% हमेशा बाइंग गोल्ड के बदले के अंदर जो होती है वही रहेगी। जो ओल्ड गोल्ड रहता है या पुराने गहने घर के अंदर रहते हैं उसके अंदर जो एक्सचेंज होता है वही 20 to 25% की बाइंग रहती है। और उसके अलावा 75% बाइंग नई ज्वेलरी की रहती है, हैवी वेडिंग सेट्स की रहती है। जो मिलेनियल्स है वो लाइट वेट इयररिंग्स पहनते हैं, लाइट वेट सेट्स पहनते हैं। सो उसके हिसाब से रहती है। हमारे हिसाब से जो बाइंग है वो मेरे हिसाब से जो ये महीना है उसके अंदर 130 टन्स के आसपास की सेल्स एक्सपेक्टेड है। ये पूरा दिवाली सीजन जिसको माना जाता है 1 लाख करोड़ के ऊपर की सेल्स इस टाइम पर होगी। और जिससे क्या पूरे साल के अंदर जो सेल्स होती है उसकी मेजर सेल्स
ये 1 मंथ के अंदर सब रिटेलर्स की होती है, और जितने भी एंड कंज्यूमर्स हैं वो माहौल ऐसा बन जाता है बाइंग का ये महीने की, यहाँ पर आकर ये टाइम पर के ऊपर ही वो ज्यादा बाइंग करने जाते हैं। संयम, दिवाली तक प्राइसेस कहाँ देख रहे हैं गोल्ड के? देखिए दिवाली तक प्राइसेस मुझे लगता है यहाँ से 2000 और ऊपर जाएंगे। 62,500 से 63,000 के करीब सोना देखने को मिल सकता है, $2,050 से $2,080 के आसपास, क्योंकि जो टेंशन है ना, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये इंटरवेंशन बाकी कंट्रीज की होने के बावजूद इतनी जल्दी नीचे आती हुई दिखती नहीं है। कम से कम महीना 1.5 महीना इसको और लगेगा। जब अगर ये रीजनल या ग्लोबल लेवल की टेंशन हो जाती हैं तो 2100 टू $2,200 भी हो सकता है। लेकिन अगर यूक्रेन और रशिया के वॉर की तरह ये रीजनल अफेयर बन जाएगा तो भाव यहीं पे $50 ऊपर जाते हुए दिखते हैं मुझे। संयम, एज अ कंपनी तो आप यहाँ पर काफी कुछ करेंगे ही प्रमोशन स्कीम्स के लिहाज से, एज एन एसोसिएशन भी क्या प्लान्स हैं? देखिए हमने इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जो लॉन्च किया है उसके अंदर वी हैव एट दिस मोमेंट रीच ऑलरेडी 6 लाख कंज्यूमर्स, मतलब थ्रू आवर 1000 रिटेलर्स वी हैव ऑलरेडी रीच 6 लाख कंज्यूमर्स। वी आर एक्सपेक्टेड, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 12 लाख कंज्यूमर्स तक हम इसको थ्रू आवर रिटेलर्स पहुंचे, और 20% की सेल्स पिछले साल से ज्यादा जिन रिटेलरों ने पार्ट लिया उनके यहाँ पर ये सेल्स बढ़े। टोटल मीडिया के अंदर जितने टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी जितने भी पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सबके अंदर हमारी एड्स आ रही हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया में आ रही है, होर्डिंग्स में आ रही है। सो सोना अभी जो हमारे सिस्टम के अंदर है, डीएनए में है पूरे पूरे इंडियंस के, वो बाकी जो चीजों के अंदर जा रहा था, व्हाइट गुड्स में, बाकी चीजों में जा रहा था, जितने मिलेनियल्स है, यूथ है, सब वापस थ्रू एड्स, थ्रू आवर कैंपेन्स वापस इस जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर लाने की पूरी सोच डीजेसी की है, डोमेस्टिक काउंसिल की है। ओके, तो काफी सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स और प्रमोशंस ज्वेलर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि दिवाली तक 2-2.5 हजार सोने का भाव यहां से ऊपर जा सकता है और बाइंग भी इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। शुक्रिया संयम आपका आने के लिए शो में और क्विक व्यूज देने के लिए मौजूदा ट्रेंड्स पर। बात करते हैं हम स्ट्रैटेजीज की। हमारे साथ अनुज गुप्ता, दिनेश सोमानी मौजूद हैं। अनुज नमस्कार, बताइए पहले तो गोल्ड पर ट्रेडिंग व्यू क्या है इन लेवल से? गुड मॉर्निंग। देखिए जिस तरीके से हमने लास्ट वीक एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट $1997 तक प्राइस गए थे, 1973 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो एफओएमसी की मीटिंग होनी है अभी मंथ एंड में, तो वो एक काफी नजर में रहेगी। हालांकि जो वॉर वाला सिचुएशन है वो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा डिस्काउंटेड हो चुका है। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है वो इंटरेस्ट रेट को लेकर रहेगा, और वहां पर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड में हमने कूल ऑफ आते हुए देखा है, तो वो भी अगेन एक फैक्टर हो सकता है कि जहां पर ये एक्सपेक्टेशन लग रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। मगर फिलहाल एक सीज फायर वाला जो सिचुएशन है वो हम वॉर में आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइस आपको $1960 से लेकर $1985 के बीच मूव करते हुए दिखाई देंगे। $2,000 डेफिनेटली अब एक नया रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी है, तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर हम एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखना चाहिए। अगर प्राइस नीचे करीबन 60,200 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। 60,000 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 60,800 का आ सकता है। 60,800 अगर ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर में करीबन 61,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी प्राइस काफी स्टेबल है 2 दिनों से। तो अगर नीचे डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लें, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही बात यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस की कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिली है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं इन प्राइसेस को? काफी वोलेटाइल काउंटर है, मतलब 1000 रुपीज अप, 1000 रुपीज डाउन विद इन द मंथ। 2000 रुपए की चाल हो चुकी है ऑलरेडी इसमें। एक मुझे और भी वीकनेसेस अभी भी इसमें परसिस्टेंट दिखता है। मुझे लगता है 6850 नीचे का लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है। 6850 से इसमें दोबारा एक पुल बैक रैली आ सकती है 7010 तक। यहाँ तक मुझे रेंज बाउंड दायरा लगता है, लेकिन वेट फॉर अ डिप। एक 70 से 80 रुपए नीचे आता है तो एक खरीदारी का मौका इसमें बन सकता है। क्विकली एक राय ले लेते हैं बेस मेटल पैक पर भी, जहां पर एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी। आज प्राइसेस वापस फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, कोई खास एक्शन है नहीं। क्या व्यू बेस मेटल पैक पर अनुज, कोई ट्रेडिंग व्यू यहाँ? देखिए बेस मेटल में हम यही देख रहे थे कि 700 के आसपास जब कॉपर आया तो वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। चाइना की तरफ से हमने जो लास्ट नंबर देखे थे वो थोड़े पॉजिटिव थे, उसके बाद हमने धीरे धीरे एक
स्टेबल मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया और आज हमने काफी अच्छी रैली बेस मेटल में देखी। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपसाइड मोमेंटम हम बेस मेटल में देख सकते हैं। तो अगेन अगर हम बात करें जिंक की, एल्युमिनियम की, तो मुझे लगता है कि कॉपर के मुकाबले ज्यादा अच्छे वो काउंटर लग रहे हैं। जिंक आप देखेंगे करीबन 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी अगर प्राइस 219 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 216 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 224 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर एल्युमिनियम को देखेंगे तो काफी समय से 200 के ऊपर टिका हुआ है और एक अच्छा मोमेंटम भी इसमें बनता हुआ दिख रहा है। और एज कंपेयर अगर आप कॉपर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ इसमें अच्छा आता हुआ दिख रहा है। तो एल्युमिनियम को भी मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में ऐड करना चाहिए। करीबन 201 के आसपास खरीदारी करें, 199 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 206 तक आ सकता है। तो बेस मेटल पैक थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाइना से डेटा आए हैं वो एक अच्छे पॉजिटिव है। तो इंडस्ट्रियल मेटल और बेस मेटल के लिए एक कूल ऑफ रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि इस हफ्ते में देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए बेस मेटल्स पर, जहां पर जिंक एल्यूमिनियम पर बाइंग का एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अनुज आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। दिनेश सोमानी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे राइस की, जहां पर बासमती एक्सपोर्ट पर राहत मिली है। हमारे साथ चमनलाल सेठी एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर विजय सेठिया भी मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। कर्नाटक सरकार ने 231 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सबसे ज्यादा असर तुअर, चने, दाल पर पड़ा है। गन्ने पर भी यहां पर कुछ कंसर्न्स हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है नंबर्स, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम नमस्कार, कितना बड़ा डैमेज है और क्या है अभी लेटेस्ट डिस्ट्रक्शन के नंबर्स आपके पास? देखिए, साल 2001 के बाद ये पहला मौका है कि जब कर्नाटक में इतनी कम बारिश देखने को मिली है। कई जिलों के अंदर सूखा देखने को मिला, खासतौर पे 31 जिलों की 231 तालुकाओं को कर्नाटक सरकार ने ऑलरेडी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। सबसे ज्यादा असर हमको यहाँ पर चना दाल, तूर दाल और गन्ने की फसल के ऊपर देखने को मिला। जो कर्नाटक सरकार के एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक करीबन 33,000 करोड़ रुपए की डैमेज देखने को मिली है। कि जो कर्नाटक सरकार है उसने केंद्र सरकार से सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद अब असिस्टेंस मांगी है। आज एक डेलीगेशन कर्नाटक सरकार का कृषि सचिव से मुलाकात करेगा। इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जो केंद्र सरकार है उसने पहले ही अपनी एक टीम कर्नाटक में भेज दी है, वहां से आकलन का डाटा ऑलरेडी लिया है। आज जब बैठक होगी तो उसके बाद केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार को एक असिस्टेंट रिलीज कर सकती है। तो जो कर्नाटक के किसान हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत मिल सकती है कि केंद्र की तरफ से भी उनको थोड़ी सी सहायता राशि मिल सकती है। तो वो एक बड़ी चीज यहाँ पर अब देखने लायक होगी, क्योंकि नुकसान कितना है वो तो हमें पता चल ही चुका है, लेकिन कितना यहाँ पर मुआवजा यहाँ पर किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी नजर रहेगी। असीम, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो खबर हमारे दर्शकों के लिए लेकर आने के लिए। आगे बढ़ते हैं और सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मुहर है। सरकार ने बासमती एक्सपोर्ट पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसे घटाने का फैसला कर लिया है। हमने पिछले हफ्ते ही सूत्रों के हवाले से ये खबर दी थी कि एक्टिव कंसिडरेशन सरकार के बीच यहाँ पर चल रहा है और फाइनली वो नोटिफिकेशन भी आता हुआ। हमारे साथ चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर विजय सेठिया जी हैं। विजय जी नमस्कार। आपसे भी लगातार बात पिछले हफ्ते में होती रही है और आपने भी हमें ये बताया है कि बातचीत यहाँ पर सरकार के साथ जारी है। फाइनली वो नोटिफिकेशन भी हमने 27 अक्टूबर से पहले ही आता हुआ देखा भी है। क्या करंट लेवल जो अब सरकार लेकर आई है अब पर्याप्त है इंडस्ट्री के लिए? आपकी आवाज कट विजय जी, अब ये जो आपका करंट आवाज नहीं आ रहा। लेवल्स हैं ये इंडस्ट्री के लिए सही हैं? हाँ, मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री के लिए भी ठीक है और किसानों के लिए भी ठीक है, क्योंकि जब हमने 850 की बात की थी हमने तब भी यही कहा था कि चावल तो आपका 950 925 के आसपास में ये बिकेगा, लेकिन एक मिनिमम प्राइस रखने से जो नए एक्सपोर्टर हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी मार्केट के अंदर आ सकें। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का ये फैसला बासमती ग्रोवर्स के लिए, जितने भी किसान हैं उनको एक अच्छा रेट देने का हमेशा के लिए कारण बन गया है। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने ये हमें आश्वासन दिया उसके बाद जो मार्केट में 400-500 रुपए धान की कीमत कम हो गई थी वो दोबारा वापस अपने पहले ही लेवल पे पहुंच गई है। तो ये एक किसानों के लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है और एक्सपोर्ट्स के लिए भी मैं मानता हूँ कि एक अच्छी प्राइस का एक लेवल फिक्स हो गया कि अब जो
कम रेट पे भी कुछ लोग माल बेचते थे, हल्का चावल बेचते थे, वो सरकार ने सारा एक रुकावट कर दी है। और सरकार की सोच भी यही है कि देश में भी हमें जो अनाज चाहिए अपने लोगों के लिए, हमें उसकी भी जरूरत है। एक्सपोर्ट के साथ साथ हमें अपने देश हित का भी ध्यान रखना है। तो इंडस्ट्री ने सरकार के साथ इस मीटिंग में इस बात को माना कि कंट्री फर्स्ट, देश के हित में जो है वो जरूरी है। हम इसलिए कि 950 को मानते हैं कि सरकार अगर देश में महंगाई को भी काबू करना चाहती है तो 950 के नीचे का सारा चावल इंडिया में रहे। और मंत्री जी का एक ही कहना था कि जो हमारी योजना है कि किसान को अच्छी आमदनी मिले, तो उसके लिए हमने उनको क्लियर किया कि 1509 एक ऐसी वैरायटी है जो 90 दिन में फसल तैयार होती है, कम पानी लेती है, कम दवाई लगती है, और किसान को गेहूं और 1509 के बीच में एक टाइम मिलता है जहां वो धनिया या कुछ और चीजों की खेती करके, सब्जी की खेती करके अपनी आमदन को बढ़ाता है। तो उन्होंने इस बात से सहमति की और ये कहा कि भाई मैं ये भी चाहता हूँ कि इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर्स करे, किसान को भी अच्छा रेट मिले, और देश के लिए भी जो हमें अनाज चाहिए उसका भी एक बैलेंस बने। तो मैं समझता हूँ ये विन विन सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हम लोगों से डिस्कशन करके फैसला लिया है, ये सभी स्टेक होल्डर्स के फायदे में है। और जिस तरह से जी, तो फिर हमारे विजय जी यहाँ एक चीज बताइए, अगस्त के बाद से हमने शिपमेंट्स एक्सपोर्ट्स के स्लो डाउन होते हुए देखे थे। अब क्योंकि एक वायबल प्राइसिंग आप इसे मान रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स को कितना पुश मिलेगा? दूसरी तरफ फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो प्राइसेस अब वापस, हालांकि 500-600 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ चुके हैं, लेकिन फर्दर यहां से प्राइसेस का ट्रेंड क्या रह सकता है? देखिए, ऐसा है कि दो सवाल है इसमें। पिछले 2 महीने में जो भी लोगों के पास ऑर्डर थे और वो $1200 के नीचे की बुकिंग थी, चाहे वो 1150 थी, और वो माल लोगों के पैक पड़े हैं, वो चावल अब चला जाएगा। उसके जाने के साथ ही हमारी इंडस्ट्री को एक फाइनेंस की जो दिक्कत आने का चांस था वो खत्म होगा, पैसा आएगा तो परचेज मार्केट में बनी रहेगी। और किसान को क्योंकि पहले ही बड़े अच्छे रेट मिल रहे हैं, इसमें और ज्यादा बढ़ने का तो अभी मेरे को कोई कारण नहीं लगता, क्योंकि फसल बराबर आ रही है और चावल के रेट भी कोई ज्यादा और बढ़ने का मेरे को कोई कारण नहीं दिखता। क्योंकि जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कंपटीटर पाकिस्तान जो है वो इसी रेट में चावल पिछले 2 महीने से बेच रहा है, जब से हम बेच नहीं पाए। तो उस कंपटीशन में हो सकता है कि हमारी मार्केट जो है वो हमें $10-20 कम मिलेंगे कंपटीशन में, क्योंकि पाकिस्तान का एरिया भी ज्यादा है। तो बाय एंड लार्ज मैं यही कहूंगा कि किसानों को जो अच्छा रेट मिल रहा है ये मेंटेन रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये रेट नीचे नहीं आएगा। सरकार ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया 950 के साथ। तो किसान को अच्छा रेट मिलेगा, एक्सपोर्टर की इनकम भी बढ़ेगी। तो भाव मेंटेन रहेंगे इन लेवल्स के आसपास, एक्सपोर्ट्स को यहाँ से पुश मिलेगा, और जो प्राइसिंग सरकार ने तय की है वो वायबल है इंडस्ट्री के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। शुक्रिया विजय जी अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर। शो को समेटने का वक्त है, लेकिन क्विकली बात कर लेते हैं कुछ और स्ट्रैटेजीज की, स्पेशली एग्री कमोडिटी पैक से। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, आपके कोई ट्रेडिंग कॉल्स एग्री बास्केट से? जी बिल्कुल, ग्वार और कॉटन सीड ऑयल के दोनों मोमेंटम में काफी स्ट्रांग है। ग्वार हमने नीचे से देखा कि 600 रुपए बढ़ गया और गम 1200 रुपया बढ़ गया है। तो आज के लिए बेस्ट पिक मेरा ग्वार 6040 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाय बनता है। 6120 का इसमें अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। और कॉटन सीड ऑयल के 2780 के आसपास दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 2840 का इसमें लक्ष्य दिखा जा सकता है। दोनों काउंटर काफी स्ट्रांग है और जीरा जो है निरंतर गिरावट की ओर अभी बढ़ता जा रहा है, लेकिन 66,000 से 48,000 रुपए आ गया है कि इसमें पुलबैक रैलीज हमें देखी जा सकती है। 48,000 से 52,500 रुपए एक बार देखने को मिल सकता है, तो एक पुलबैक रैलीज के साथ इसमें भी बाइक बनती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।